हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का अपने YouTube चैनल पर और आज के इस सेशन में जिसके अंतर्गत हम अपने मंजिल बैच को आगे बढ़ा रहे हैं। मंजिल बैच जो कि एंटायरली फोकस्ड है MCQs की प्रैक्टिस पर। तो आज उसमें हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट का सेशन नंबर 2 जो है करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एज यूजुअल हम कई सारे प्रैक्टिकल और कई सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा जो है करेंगे। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए तो सबसे पहले वीडियो को पुत्र कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और उसके पश्चात हम आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। और आपको ये बता दें कि ये जो मंजिल बैच है हमारे सभी सब्जेक्ट्स के लिए जो है चल रहा है, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड FMSM के लिए। तो आप, आपके जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स पूरे तरीके से इसका बेनिफिट जो है ले सकते हैं फॉर एनी ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स और ऑल ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स जी। तो मंजिल बैच के अंतर्गत जैसा मैंने कहा आज बारी है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम सेशन नंबर 2 की बातचीत करने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर आज रहेंगे देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम में एक एडेक्वेट मिक्स लेकर चल रहा हूं बड़े और छोटे चैप्टर का, सो दैट एक बैलेंस्ड अप्रोच से हम आगे जो है बढ़ते रहें। राइट, ये 4 चैप्टर के MCQs की डिस्कशन हमें करनी है। स्टार्ट करते हैं जी पहले प्रश्न से। कहता है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द इशू ऑफ मटेरियल आर प्राइस्ड एट द प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट बात कौन से कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं? स्टोर्स लेजर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि मटेरियल आ रहा है रिसिप्ट और मटेरियल जा रहा है यानी कि इशू। रिसिप्ट का रेट हमेशा क्वेश्चन बताता है, लेकिन इशू का रेट निर्भर करता है उस पर कि आप कौन सा मेथड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता 4 मेथड दिया आपको ABCD ऑप्शन में, कहता है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके मुताबिक हम मटेरियल को इशू करते हैं प्री डिटरमाइंड, मतलब रेट पहले से तय है भाई, हर इशू को करते हुए सोचना नहीं। क्या इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड है, स्टैंडर्ड प्राइस, रिप्लेसमेंट या मार्केट प्राइस? क्या लगता है कौन सा ऐसा मेथड है जिसका प्राइस फिक्स रहता है? नाम से क्लियर है, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, मतलब एक रेट आपने सोच लिया, एक प्राइस सोच लिया, उसी प्राइस पर आप इशू करते हैं जब जब स्टोर से जाता है सामान प्रोडक्शन फ्लोर पर। तो करेक्ट ऑप्शन है उत्तर ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। Question number 2. Under the FSN system of inventory control, inventory is classified on the base of dash. पहले तो जिस बच्चे को FSN का फुल फॉर्म नहीं पता वो गया काम से। FSN बोले तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। जैसे ही फुल फॉर्म याद आई ऑटोमेटिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। FSN फास्ट है, स्लो है या नॉन मूविंग है? तो कहता क्लासिफिकेशन कैसी हो रही है? क्या वॉल्यूम देखा जा रहा है कितना कंज्यूम हुआ, या फ्रीक्वेंसी देखी जा रही है कितना जल्दी जल्दी यूज हो रहा है, या कितना आइटम ये क्रिटिकल है हमारी प्रोडक्शन के लिए, या कितने रुपए की वैल्यू है? अरे भाई वो कह रहे हैं फास्ट है, स्लो है या नॉन मूविंग है, मतलब वो देख रहे हैं कितनी तेजी से यूज हो रहा है कम तेजी से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज जो ऑप्शन बी है ना, वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है जी JIT इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अब JIT का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसके मुताबिक जो है वेस्टेजेस को अवॉइड किया जाता है और कहा जाता है कि भाई जब आपको एक्चुअल में सामान की जरूरत है ना तभी बनाना है, मतलब मटेरियल भी आपने तभी खरीदना है और कस्टमर को भी आपने तभी देना है जब उनको चाहिए। ठीक है, तो कहता जी ऑप्शन ए, प्रोड्यूस द गुड्स व्हेन ओनली इट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर्ड टू कस्टमर एट द टाइम व्हेन दे वांट, बिल्कुल करेक्ट है। और सी कहता बोथ ए एंड बी। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ही करेक्ट ऑप्शन बनते हैं, तो इसमें सबसे बेस्ट करेक्ट कौन सी है? सी, क्योंकि इसके अंदर हमारे दोनों ही करेक्ट वाले पॉइंट आ जाते हैं, ए एंड बी। ठीक है, चलो जी, हमारे सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर इससे संबंधित हमारे से कई सारी चीजें, प्रश्न जो है पूछे जाएंगे इस डाटा से संबंधित। कहता है जेड कंपनी सप्लाइज द प्लास्टिक क्रॉकरी टू फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, फास्ट फूड का जमाना है, मोमोज, स्प्रिंग रोल, बर्गर, शर्गर है जी, पिज्जे पाज्जे, सब ये सारा सामान जो है बिकता है। और शाम को तो 4 साढ़े 4 के बाद रौनक सी आ जाती है बाजार में। मोमोज वाले अपना मोमो का स्टॉल लगा लेते हैं, स्प्रिंग रोल वाले स्प्रिंग रोल लगा लेते हैं। और पहले तो सिर्फ वेज स्ट्रीम लाते तो पता नहीं कितने तरह के मोमोज आने शुरू हो गए, कुरकुरे मोमो, कुरमुरे मोमो हैं, फ्राइड मोमोज, पनीर मोमोज है जी। ये माहौल हो गया और बस जो युवा अवस्था के बच्चे हैं, निब्बा निब्बी जो होते हैं, अपने स्कूटरों पर, एक्टिवाज पर, मोटरसाइकिल्स पर जाते हैं और वहां पर बैठकर 30 रुपए, भैया हाफ प्लेट देना मोमोज की। अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट, 10 रुपए से 30 रुपए तक जो है वेरी करता है, और चटकारे लगा लगा कर चटनी के साथ खाते हैं। अब आप जब मोमोज लेते हैं, क्या वो आपके हाथ में मोमोज रखता है? नहीं, वो किस में रखता है? एक प्लेट में। बस वही प्लेट की बात हो रही है क्वेश्चन में।
कहता प्लास्टिक की क्रॉकरी सप्लाई करती है जेड कंपनी, किसको? टू द फास्ट फूड पीपल इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं। वन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज अ स्पेशल बाउल विच इज डिस्पोजेबल आफ्टर इनिशियल यूज, मतलब डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उसको। फॉर सर्विंग सूप्स टू इट्स कस्टमर, बाउल्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 10 पीस एट अ प्राइस ऑफ 50 पर पैक। तो जब हम बेचते हैं, हम 10 के पीस में ही बेचते हैं, मतलब 10 पीस इकट्ठे करके एक पैक बनाते हैं, वो पैक में बिकता है। अगर कोई कहेगा मेरे को 2 पीस दे दो, 4 पीस, नहीं मिलेगा, एक पैक मिलेगा और उस पैक में 10 पीस होते हैं और रेट है 50 रुपए का। कहता जी डिमांड फॉर द प्लास्टिक बाउल, अब ये जो है हम बेचेंगे तो पहले इसका हमें पता तो होना चाहिए हम कितना प्रोड्यूस करें। तो डिमांड हैज बीन फोरकास्टेड एट अ फेयरली स्टेडी रेट ऑफ 40,000 पैक्स एवरी ईयर, तो ये तो एनुअल डिमांड हो गई। कंपनी परचेजेस द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एट ₹40 पर पैक, हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं 40 रुपए का एक पैक। 3 डेज लीड टाइम है, मतलब अगर आज सुबह ऑर्डर किया तो 3 दिन बाद सामान आ जाएगा मेरा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 8 रुपए की है प्रति ऑर्डर, और जो स्टोरेज यानी कि कैरिंग कॉस्ट है वो 10% की है ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। इस डिटेल्स से क्वेश्चन नंबर 4 से 7 का उत्तर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं भैया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता दो। ईओक्यू के लिए क्या चाहिए? ए, ओ और सी। ए मतलब एनुअल डिमांड 40,000 है, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपए और सी मतलब कैरिंग कॉस्ट जो कि 10% है, लेकिन हमें परसेंट में नहीं चाहिए, हमें रुपए में चाहिए। और ये जो परसेंटेज है किसके ऊपर लगती है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो आप 40 रुपए का अगर खरीदते हैं, 40 रुपए का 10% हो गया 4, और आप फॉर्मूला लगा देंगे विल्सन जी का और ये आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने डिटेल में यहां पर इसके सारे स्टेप्स दिए हैं। एनुअल डिमांड है 40,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 8 रुपए और कैरिंग कॉस्ट है बेटा 40 रुपए का 10% 4 रुपए। ईओक्यू का फॉर्मूला भर दीजिए 2 इंटू ए इंटू ओ बटे सी, और आपके पास आ जाएगा जी 400 पैक। ये है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर है करेक्ट, वो है ऑप्शन ए 400। उसके बाद आपसे पूछता है व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर। फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स का? आपने साल में 40,000 पैक खरीदने थे, 40 यूनिट लिख देता हूं। एक बार में आप कितने खरीद रहे हो? 400, तो साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू। तो कितना आंसर आ जाएगा जी? ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा पुत्र, जो कि कितना है? 100 है। ये लीजिए मैं यहां पर भी दिखा दूं, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? 100 है। उसके बाद आपसे पूछता है टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। टोटल कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज मतलब ओसी प्लस सीसी आपने करना है। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? बड़ा आसान। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो कि कितने निकाले अभी अभी 100 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि कितनी है? 8 रुपए की, तो 800। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री दैट इज ईओक्यू अपॉन 2। तो ईओक्यू कितना निकाला था? 400, तो 400 बटे 2 गुना कैरिंग कॉस्ट जो कि कितनी निकाली थी? 4 रुपए की, ये भी 800। और जब ईओक्यू पर आप ये कंप्यूटेशन करते हैं तो ओसी और सीसी हमेशा दोनों इक्वल होते हैं। तो 800 800 टोटल और बन गया 1600। तो जहां पर 1600 है वही ऑप्शन आपकी करेक्ट है। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज पूछा था उसने, तो जहां ये 1600 है वही आपका उत्तर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित 4 क्वेश्चन थे इस डाटा से संबंधित, 4 5 6 और 7। तो 4 5 6 हो गया, 7 पर आ गए। डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। क्या मतलब है इसका? आपको उसने कहा था कि 3 डेज का लीड टाइम है, उसका सीधा सीधा सा मतलब है कि जब आपके पास 3 दिन जितना सामान रह जाएगा ना तो आप ऑर्डर प्लेस कर देना। इसका सीधा से मतलब है। क्वेश्चन ने आपको क्या बताया? कहीं नंबर ऑफ डेज बताए थे इसने? नहीं, यहां तो नहीं बताए। यहां देखें, उसने बताया विद अ ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। मान लेना 360 दिन है, यानी कि जो 360 दिन में सामान यूज होता है 40,000। 3 डेज का लीड टाइम है, तो 3 दिन में निकाल लो कितना ही चाहिए। 40,000 डिवाइड बाई 360 इंटू 3, 333 पैक आ जाते हैं। इसका मतलब है कि भाई जब तुम्हारे पास 333 पैक्स रह जाएंगे ना तो तुम नया ऑर्डर प्लेस कर देना। और अब क्वेश्चन में बता रहे हैं एज्यूम दैट द कंपनी डज नॉट है, यहां पे डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक एंड द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक्स। तो कहता हमारे पास ना 333 पैक्स रह के, बताओ नया ऑर्डर कब प्लेस करें? अरे भाई अभी के अभी प्लेस कर, क्योंकि 333 पे ही अपने को ऑर्डर प्लेस करना होता है जब 3 दिन जितना सामान बचे। तो आंसर क्या आएगा इसका? उसने ऑप्शन दिए अभी कर दे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद। तो आंसर है इमीडिएटली। ये देखिए मैंने इसका यहां पर डिटेल में जो बोला वो सारा लिखकर भी यहां पर सिखाया हुआ है, तो आप बच्चे यहां से आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हाँ जी गाइस, तो इसका आंसर आ गया जी इमीडिएटली। आगे देखते हैं। कहता जी नेक्स्ट, अब लेबर कॉस्टिंग से संबंधित कुछ चीजें आपके सामने आती। कहता जी आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच, कौन सा होता है आइडल टाइम? जहां पे वर्कर कोई काम नहीं करता लेकिन क्या पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी। कहता फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर, ये तो बात सही है। नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर, ये भी सही है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन एक एमसीक्यू में दो आंसर तो नहीं हो सकते। तो आगे देखते हैं। सी ऑप्शन दिखी गया तो बोथ ए एंड बी, हाँ जी सबसे बेस्ट ऑप्शन आप ही हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आप ही हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी। क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब इज 60 आवर, गारंटीड टाइम रेट है 30 पैसा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर रोवन प्लान इफ जॉब इज कंप्लीटेड इन 48 आवर? तो टिपिकल क्वेश्चन ऑफ रोवन एस है 60 स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम है पुत्र 48 और रेट पर आ रहे 30 पैसे। रोवन के हिसाब से फॉर्मूला आपका, सॉरी, अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका? टी इंटू आर, मतलब टाइम गारंटेड, जितना टाइम काम किया उसके पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 48 इंटू 0.3 प्लस एस माइनस टी, टाइम सेव्ड, अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट। तो ये 48 इंटू 0.3 कीजिए, 48 इंटू 0.3 पुत्र 14.40, और ये आ गया जी 60 माइनस 48, 12 डिवाइड बाई 60 इंटू 48 इंटू 0.3, 2.88, 17.28 आ रहा है जी। क्या है हमारे पास 17.28? बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है जी, मेरे संग संग रहेंगे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है। अगला प्रश्न, इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द अर्जेंट ऑर्डर। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आता है लेबर कॉस्टिंग चैप्टर में। ओवर टाइम का मतलब जब आप नॉर्मल से ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और वो ओवर टाइम की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि ओवर टाइम किस हालात में किया गया। तो कहता है इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर, अर्जेंट ऑर्डर आया और आपको ओवर टाइम करके वो काम करना पड़ा, तो कहता है जो ओवर टाइम प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा दिया आपने वर्कर्स को ओवर एंड अबव जो उन्हें नॉर्मल मिलता है करने के लिए, जो ओवर टाइम प्रीमियम दिया वो कहां जाएगा? क्या उस जॉब पर चार्ज करें या ओवरहेड में लेके जाएं, पी एंड एल में, या नन ऑफ दी अबव? तो क्या आंसर है करेक्ट? ओवरहेड कॉस्ट, उसको माना जाता है ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। जब आप वर्कर्स को पेमेंट करते हैं ना, तो कई सारी स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, पीएफ, ईएसआई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका पैसा आपको काटना पड़ता है और वर्कर को बाकी का पैसा जाता है, जिसको नेट वेजेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डिडक्शन। कहता आगे जो 4 पॉइंट लिखे हैं इनमें से कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन ना हो, मतलब डिडक्शन तो हो रही है लेकिन लॉ के द्वारा नहीं है। क्या लगा था? पीएफ, क्या ये स्टैट्यूटरी डिडक्शन है? हाँ जी। प्रोफेशनल टैक्स, हाँ जी। ईएसआई, हाँ जी, ये सभी आपको सरकार के नियमों के अनुसार काटने पड़ते हैं पैसे। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी बिनोवलेंट फंड, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है। मैनेजमेंट ने कह दिया लेट से हम आपस के अपनी वेलफेयर के लिए एक फंड बना लेते हैं, या फिर एक एनजीओ है, चलो हम सारे ना हर महीने हर वर्कर की सैलरी से 100 रुपए काट लेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा वो एक एनजीओ में जाकर दे देंगे। तो क्या सरकार ने बोला? नहीं, ये बिनोवलेंट फंड है, स्टैट्यूटरी रिडक्शन में नहीं आता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट आर इनकर्ड टू मीट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई लेबर टर्नओवर। अब लेबर टर्नओवर नाम का एक कॉन्सेप्ट है लेबर कॉस्टिंग चैप्टर में। तो कह रहा कौन सी ऐसी कॉस्ट है विच आर इनकर्ड टू मीट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर टर्नओवर तो हो चुका, अब उसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नए वर्कर ढूंढ के लाने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगी, सिलेक्शन कॉस्ट होगी, वो सभी। तो कहता कौन सी कॉस्ट इनकर करते हैं टू मीट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई लेबर टर्नओवर? क्या कहता? प्रिवेंटिव कॉस्ट नहीं, प्रिवेंटिव कॉस्ट तो रोकने के लिए होती है। ये तो कह रहा है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर टर्नओवर हो गया, अब उसके बाद कौन सी कॉस्ट इनकर होगी? क्या प्रिवेंटिव होगी? आंसर है नहीं। अवॉइडेबल नहीं।
एबनॉर्मल नहीं, कौन सी कॉस्ट इनकर होगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ना बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जी, अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इंटेग्रल एंड नॉन इंटेग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। इंटेग्रल सिस्टम का मतलब है जहां पर कॉस्ट और फाइनेंशियल के एक ही रिकॉर्ड रखे जाते हैं, एक ही प्रॉफिट की फिगर आती है, जबकि नॉन इंटेग्रल का मतलब होता है कॉस्ट और फाइनेंशियल के रिकॉर्ड्स अलग अलग हैं और दोनों के प्रॉफिट भी अलग अलग आते हैं। तो कहता है जो नॉन इंटेग्रल है, जब उसमें आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो, जब आप नॉन इंटेग्रल करते हो कौन सा अकाउंट डेबिट करते हो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आपको बता रहे मटेरियल कंट्रोल या स्टोर लेजर, यही है करेक्ट ऑप्शन। तो फिर भी पढ़ लें, बाकी जीएलए नहीं, परचेज अकाउंट नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका मटेरियल कंट्रोल भी बोल देते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल भी बोल दिया जाता है। 14th क्वेश्चन, अगेन अ गुड वन। आपको अगर इस चैप्टर के फंडे पता है कॉन्सेप्चुअली, तभी आप ये प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। कहते हैं उसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनता है, इट इज डेबिटेड विद डैश, क्रेडिटेड विद डैश। क्या डेबिट करते हो उसमें, कहता है क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेबिट करते हो और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट करते हो, कतई गलत। क्या आप इसमें ओवरहेड रिकवर डेबिट करते हो, ओवरहेड इनकर क्रेडिट करते हो, कतई गलत। क्या आप ओवरहेड इनकर डेबिट करते हो, जी हां, जब भी कोई खर्चे की एंट्री होती है ना, क्या एंट्री होता है, जैसे एडमिन ओवरहेड का खर्चा हुआ, आप कहते हो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। तो जब एडमिन ओवरहेड का अकाउंट बना रहे हो, आप कह रहे हो टू जीएलए, मतलब कितने रुपए का ओवरहेड इनकर्ड, और जब रिकवरी होती है तो उसको दिखाते हैं क्रेडिट साइड पर। तो जो ऑप्शन सी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, विच ऑफ दीज अकाउंट्स इज नॉट मेंटेन्ड इन नॉन इंटेग्रल सिस्टम। कहता नॉन इंटेग्रल में से कौन सा नहीं बनाया जाता, बताइए। नॉन इंटेग्रल में, नॉन इंटेग्रल सीधी सी बात कहता है कोई भी पर्सनल और रियल अकाउंट मत खोलो, रियल और पर्सनल छोड़ दो, सिर्फ नॉमिनल वाले खोलो, क्योंकि खर्चों की ही डिटेल चाहिए। तो ये सारे रियल पर्सनल नेचर के हैं, इसमें ना बैंक अकाउंट खुलता है, ना फिक्स्ड एसेट, ना डेटर। मतलब आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है ना, इंडिविजुअली तीनों ठीक है, ए बी सी, लेकिन हमें चूज तो कोई एक ही करना है ना जो बेस्ट हो सब में। तो आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है जी, बीओटी अप्रोच का क्या मतलब होता है, बोट अप्रोच। अब ये जो है सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर में जहां पर टोल रोड का कॉन्सेप्ट आता है ना, वहां पर यूज होता है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलती है जहां पर सरकार प्राइवेट सेक्टर को बोलती है आप ही बिल्ड करो, आप ही ऑपरेट करो, और इतने साल के पीरियड के बाद हमें ट्रांसफर कर देना। जो ये इतने ईयर्स का पीरियड होता है इसको टेक्निकली बोलते हैं कंसेशन पीरियड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है वो पूछ रहा है, फुल फॉर्म होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर तो पहली ऑप्शन ही करेक्ट है, दूसरे में लिखे बाय ऑपरेट ट्रांसफर, तो बिल्ड ऑपरेट ट्रैश, बिल्ड ऑन ट्रैश, इररेलेवेंट ऑप्शन है सभी। करेक्ट ऑप्शन है ए, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। उसके बाद बढ़िया एक डाटा हमारे सामने, इस डाटा को हम पढ़ेंगे और फिर इसके बेस पर हम 4 प्रश्नों के उत्तर देंगे 17 से 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। लेट अस डू इट। कहता जी, एबीसी हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट लाइक आईसीयू इन अ हायर्ड बिल्डिंग। इसके अंदर 35 बेड हैं और 5 बेड और लगाए जा सकते हैं अगर पेशेंट्स का फ्लो ज्यादा हो गया। ठीक है, कहता जी रेंट हमारा है 75,000 का, 2 सुपरवाइजर रखे हुए 25,000 की पर मंथ सैलरी देते हैं, नर्सेज हैं 4, 20,000 पर मंथ की सैलरी, तो ये फिक्स खर्चे चल रहे हैं सारे। वार्ड बॉय हैं 4, 5,000 पर मंथ देते हैं इनको। ठीक है जी, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। कहता है डॉक्टर्स को देते हैं 2.5 लाख पर मंथ, पेड ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। यानी कि इसका नेचर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है ना, 2.5 लाख पर मंथ ऐसा फिक्स रखा हो, लेकिन किस डॉक्टर को शायद कितने देने हैं वो ये अंदर ही अंदर डिसाइड करते हैं कि किसने कितने ज्यादा पेशेंट को देखा और कितना टाइम स्पेंड किया, तो ये वेरिएबल खर्चा हो गया। अदर एक्सपेंसेस है, रिपेयर है पूरे साल में 81,000, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया फिक्स है। फूड टू पेशेंट ये वेरिएबल है, अदर सर्विस टू पेशेंट है, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल है, मेडिसिन वेरिएबल है और अदर फिक्स एक्सपेंसेस है। एडमिन एक्सपेंस एलोकेटेड 10 लाख के हैं। इट वाज एस्टिमेटेड दैट फॉर 150 डेज इन अ ईयर 35 बेड्स आर ऑक्यूपाइड। 150 दिन ऐसे हैं पूरे के पूरे 35 बेड ऑक्यूपाई हैं, 80 दिन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 25 बेड ऑक्यूपाई हैं। और कहता हमने हॉस्पिटल ने हायर किए 750 बेड्स और एट अ चार्ज ऑफ 100 पर बेड पर डे टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट। याद है उसने शुरू में क्लाइम किया था कि 35 से ज्यादा भी आ सकते हैं अगर चाहिए हो तो वो बता रहे हैं कि ओवरऑल ना 750 बेड्स हमने हायर किए। अब क्योंकि सर 5 एक दिन के हो सकते 750 कैसे, तो उसने नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करके आपको बता दिया और क्लियर भी किया। कहता चिंता मत करना, इट डज नॉट एक्सीड मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 35 बेड्स ऑन एनी डे। किसी भी दिन पे जो मैक्सिमम 35 की रिक्वायरमेंट था ना उसको हमने ब्रेक नहीं किया।
ठीक है, इस बेस पर कहते हैं आंसर बताओ। सबसे पहला, व्हाट्स द टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे बताएं? मेरे ख्याल से एक डिटेल क्वेश्चन के नहीं, क्या मैंने क्वेश्चन के अंदर वो डिटेल दी है या नहीं डाली? एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा है डिटेल डालनी, मैं लिखवा देता हूँ। रुपी 1000, सॉरी रुपी 2000 इज चार्ज्ड पर पेशेंट पर डे बाय द हॉस्पिटल, पर पेशेंट पर डे बाय हॉस्पिटल। तो जब उसने बोला रेवेन्यू, उसने बोला एक पेशेंट से एक दिन का हम 2000 चार्ज करते हैं कि 2000 पर पेशेंट पर डे। मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकालने हैं। सर्विस कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट चलता है कॉम्पोजिट यूनिट का, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डेज के साथ, और जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ पेशेंट डेज आगे उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसने बोला इतने दिन के लिए इतने हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स इंटू नंबर ऑफ डेज, 150 इंटू 35, 80 इंटू 25, और ये 750 ऑलरेडी पेशेंट से मल्टीप्लाइड है, तो इनको सबको ऐड कर लेंगे। और इस प्रश्न का डिटेल में आंसर मैंने दिया हुआ है यहां पर, तो आप देखेंगे 150 डेज के लिए 35 बेड्स ऑक्यूपाइड है, 80 डेज के लिए 25 है, तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, और ये एक्स्ट्रा 750 है, टोटल 8000 है। और एक बेड का एक दिन का हम कितना चार्ज करते हैं, मैंने आपको लिखवाया 2000, तो 8000 इंटू 2000 कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख बेटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ एंड 60 लाख रुपी। उसके बाद कहता जी व्हाट्स द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अरे बाप रे, कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो रेवेन्यू में से वेरिएबल खर्चे माइनस कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। रेवेन्यू हमने निकाल लिया, अभी अभी बातचीत की 1 करोड़ 60 लाख की, इसमें से आपको वेरिएबल खर्चे माइनस करने हैं। इसीलिए जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कई खर्चे तो क्वेश्चन ने खुद ही बता दी कि वेरिएबल है, और बाकियों के लिए हमने डिसाइड कर लिया। तो जितने भी वेरिएबल है सारे यहां डाल दो, डॉक्टर की पेमेंट, फूड टू पेशेंट, अदर सर्विस, लॉन्ड्री, मेडिसिन और एक्स्ट्रा बेड के जो चार्ज आपके लगे, ये आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 56,05,000। आप इसको रेवेन्यू में से माइनस कर दीजिए, जो रह गया बैलेंस उसको कहा कंट्रीब्यूशन। ये है 1 करोड़ 3,95,000 की। आई जी 1 करोड़ 3,95,000 दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो यही आपका उत्तर बनेगा करेक्ट उत्तर। ये उत्तर बनेगा आपका करेक्ट उत्तर। वाह जी वाह, क्या बात है। तीसरा कहता है जी, तीसरा क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से अब आप बाकी के फिक्स खर्चे जो थे वो भी सारे माइनस कर दो। तो फिक्स खर्चों की बात करें, यहां पर आ गया जी आपका रेंट 75,000 पर मंथ था, गुना 12 कर दिया। सुपरवाइजर की सैलरी थी 25,000 की पर मंथ, गुना 12 कर दिया, पूरे साल की आ गई। और ऐसे 2 सुपरवाइजर थे। सिमिलरली नर्सेज और वार्ड बॉय की सैलरी निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या क्या चीजें बताई क्वेश्चन ने आपको, रिपेयर है, अदर फिक्स एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस एलोकेटेड। इसका मतलब क्या होता है कि ये खर्चा हुआ तो कहीं और है, लेकिन हॉस्पिटल को हमने एलोकेट किया कि हॉस्पिटल की वजह से भी 10 लाख हुआ था, तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा। आप कॉन्ट्रीब्यूशन में से सारे खर्चे निकाल दीजिए, जो बच गया वो है प्रॉफिट 55,34,000 रुपए का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपकी वो है ऑप्शन ए, 55,34,000 रुपी चाइल्ड। और अंतिम प्रश्न पूछता है, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यहां पर यूनिट क्या है, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। तो फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे के साथ। ये देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है, यहां पर हमने इनको निकाल कर ये टोटल भी कर दिया था, 48,61,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे कैसे आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन है ना आपके पास 1 करोड़ 3,95,000, इसको डिवाइड कर दो, ये जो पेशेंट डेज शुरू में निकाले थे 8,000, तो पर पेशेंट डे की कंट्रीब्यूशन आ गई 1299.375, जो कि यहां डिनोमिनेटर में आप रखेंगे और ये कंप्यूटेशन करेंगे तो 3741 अप्रोक्सीमेटली आपके पेशेंट डेज आते हैं। तो 3741 पेशेंट डेज जहां लिखा है, यही बेटा हमारा करेक्ट आंसर जो है बनेगा। इसका मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, यहां पर कि पूरे साल में अगर 3741 पेशेंट डेज के लिए हमारे बेड्स ऑक्यूपाई हो गए, तो भाई हम ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आ जाएगी। और 3741 के बाद जितने भी पेशेंट डेज आएंगे वो सारे हमें डायरेक्टली प्रॉफिट देकर जाए, वो डायरेक्टली हमें कंट्रीब्यूशन देकर जाएंगे, एंड कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इन दिस केस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमारी ऑलरेडी रिकवर हो ही चुकी है। ठीक है जी। So this was all in session number 2 of the cost.
उम्मीद करता हूं you guys have taken lot of insights from this, and similarly keep doing these sessions with me also for the other subjects, that is advanced account and FMSM. तो मुलाकात करेंगे आप सबसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।